नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। वैसे कहावत तो ये है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, लेकिन डीटीसी के मामले में अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल में खर्चा तो रुपया किया, लेकिन आमदनी धेले की नहीं हुई। कुल मिलाकर खटारा बना दिया डीटीसी को, कंगाल बना दिया डीटीसी को। ना नई बसों का कोई बेड़ा शामिल किया गया डीटीसी में, ना डीटीसी की बसों का किराया बढ़ाया गया, ना ही फंड कैसे इकट्ठा किया जा सकता है इसको लेकर कोई परियोजना तैयार की। उल्टे दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त में पिंक टिकट देकर बैठे बिठाए करोड़ों की चपत लगा दी डीटीसी को। ये खुलासा हुआ है सीएजी की रिपोर्ट में, जो कि सोमवार को दिल्ली विधानसभा के अंदर रखी गई। ये रिपोर्ट 2015 से लेकर 2023 तक किस तरह से कामकाज हुआ, किस तरह से खर्चा हुआ डीटीसी में, उसका लेखा जोखा है। लेकिन इस रिपोर्ट को भी आम आदमी पार्टी सरकार ने 1.5 से 2 साल तक दबा कर रखा। इस रिपोर्ट को भी समय रहते दिल्ली विधानसभा में पेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, ना तो केजरीवाल सरकार और ना ही आतिशी मार्लेना सरकार। अभी तक कुल मिलाकर 2 ऐसी रिपोर्ट्स है। एक शराब घोटाले से जुड़ी सीएजी की रिपोर्ट, दूसरी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई सीएजी की रिपोर्ट, जिनको दिल्ली विधानसभा में पिछले सत्र के दौरान टेबल किया गया था। और सोमवार को बजट सत्र के पहले दिन सीएजी की तीसरी रिपोर्ट, जो डीटीसी को लेकर थी, उसको दिल्ली विधानसभा के अंदर रखा गया और उसके बाद हंगामा मच गया, क्योंकि इसमें भी कई विस्फोटक खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि 2015-16 से लेकर 2021-22 के बीच 14,198 करोड़ 86 लाख रुपए का भारी नुकसान डीटीसी को हुआ। रिपोर्ट में डीटीसी बस सेवा की गिरती हालत, कुप्रबंधन और वित्तीय अनियमितता को खराब स्थिति का जिम्मेदार ठहराया गया है। डीटीसी ने ठोस व्यवसायिक या दूरदर्शी योजना बनाई ही नहीं, तो किसका काम होता है ठोस और दूरदर्शी योजनाएं बनाने का? सरकार का। उस वक्त के परिवहन मंत्री का काम था, उस वक्त के मुख्यमंत्री का काम था, लेकिन दूरदर्शिता दिखाई ही नहीं गई डीटीसी के मामले में। और तो और इस दौरान केजरीवाल सरकार के साथ डीटीसी का कोई समझौता ज्ञापन भी नहीं हुआ। परिचालन घाटा रोकने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। यानी कुल मिलाकर केजरीवाल एंड कंपनी ने डीटीसी को डुबो दिया पिछले 10 सालों में। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 में डीटीसी के पास 4,344 बसें थीं और 2022-23 में इनकी संख्या 3,937 रह गई। फंड था डीटीसी के पास, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 300 इलेक्ट्रिक बसों की ही खरीदारी हुई। बसों की आपूर्ति में देरी पर 29 करोड़ 86 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था, जिस कंपनी से बसों की खरीदारी होनी थी। और जुर्माना वसूलने में भी लापरवाही बरती गई है। ये बात सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है कि ये जो 29 करोड़ 86 लाख रुपए का जुर्माना डीटीसी को वसूल करना था, ये भी वसूल नहीं किया गया, लापरवाही बरती गई। अब ये लापरवाही है या फिर सीएजी अपनी रिपोर्ट में किसी घोटाले की तरफ इशारा कर रहा है? और क्या पता यहां पर भी सीसीटीवी घोटाले की तरह जुर्माना माफ करने की एवज में करोड़ों का लेन देन हुआ हो। वरना जुर्माना वसूलने में लापरवाही कोई कैसे कर सकता है, वो भी तब जब डीटीसी पहले से घाटे में चल रही थी। 1,40,000 सीसीटीवी खरीदने के मामले में भी देरी के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर 16 करोड़ का जुर्माना लगाया था केजरीवाल सरकार ने, और जुर्माना माफ करने की एवज में 7 करोड़ की रिश्वत ली थी उस वक्त के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने। अब तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। अब इस मामले में भी ये जांच का विषय है कि ये 29 करोड़ 86 लाख का जुर्माना आया तो कहां गया, और अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे सीसीटीवी खरीद के मामले में 16 करोड़ का जुर्माना माफ करने के लिए 7 करोड़ का रिश्वत लिया गया, कहीं वैसे तो नहीं हुआ। तो ये एक बड़े घोटाले की तरफ इशारा किया है सीएजी ने अपनी इस रिपोर्ट में। ये जांच का विषय है। अब देखना होगा कि क्या रेखा गुप्ता सरकार इस एंगल से भी इस मामले की जांच करवाती है या नहीं। आगे कैग ने अपनी रिपोर्ट में यह पाया है कि डीटीसी की 44.96% बसें पुरानी हो चुकी हैं, इसीलिए परिचालन प्रभावित हो रहा है।
2015 में केवल 5 बसें ओवरएज थी, यानी कि खटारा थी। 2015 में केवल 5 बसें ओवरएज थी, यानी कि खटारा थी, पुरानी थी। 2023 तक ये संख्या बढ़कर 1770 हो गई और अब तो 2025 हो गया है। अब तो ये संख्या 2-2.5 हजार तक पहुंच गई होगी। कैग की रिपोर्ट में डीटीसी की परिचालन दक्षता को भी सवालों में रखा गया है। डीटीसी मात्र 468 रूटों पर बस चला पाया और ताजुब तो इस बात का है कि एक भी रूट पर संचालन लागत की भरपाई नहीं हो पाई, यानी बसों के परिचालन पर, उनकी आवाजाही पर खर्चा ज्यादा हो रहा था लेकिन आमदनी कम थी। तो सवाल यह है कि अगर ऐसा था तो उस वक्त के परिवहन मंत्री ने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? उस वक्त के मुख्यमंत्री ने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? क्यों ऐसे प्रोजेक्ट या ऐसी परियोजनाएं नहीं बनाई गई जिससे कि फंड आता डीटीसी के पास? और फिर आगे देखिए, आगे इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2015-22 के बीच तय किलोमीटर पूरे ना कर पाने और बसों की खराबी के कारण 668 करोड़ 60 लाख रुपए की संभावित आय भी डीटीसी ने गंवा दी। अगर आपके पास बसें अच्छी नहीं होंगी, खटारा होंगी, हर दूसरे दिन उनको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, बार बार उनकी मेंटेनेंस पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो यही हाल होगा। तो 2015 और 22 के बीच जो तय किलोमीटर होता है, किसी एक बस को जो डिस्टेंस तय करना पड़ता है, वो पूरा ही नहीं हो पाया क्योंकि बार बार बसें खराब हो रही थी और इसके चलते 668 करोड़ 60 लाख रुपए की आमदनी गंवा दी डीटीसी ने। तकनीकी परियोजनाओं में भी डीटीसी की लापरवाही सामने आई है। 2017 में शुरू किया गया ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम 2020 से बंद है। अब ये 3 साल तक ये ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम शुरू क्यों नहीं हो पाया? जब आप इस तरह के सिस्टम शुरू करते हैं या खरीदते हैं या लगाते हैं तो उस पर पैसा तो खर्च होता है। तो इस ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे केजरीवाल सरकार ने, और 3 साल तक ये सिस्टम बंद रहा तो क्या वजह रही? कितना पैसा इस पर बर्बाद हुआ? इसका लेखा जोखा भी अब आम आदमी पार्टी के गले की फांस बनेगा। सवाल जवाब तो होंगे ना कि जो सिस्टम लगाया गया था लाखों रुपए का, आखिर इसका फायदा क्या हुआ अगर ये 3 साल तक बंद था? तो सीएजी की इस रिपोर्ट में कई सारे लूप होल्स की तरफ इशारा किया गया है, कई ऐसे घोटाले हैं जिनकी तरफ इशारा किया गया है। आगे देखिए, इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मार्च 2021 में 3697 बसों में सीसीटीवी सिस्टम लगाया गया और ठेकेदार को 52 करोड़ 45 लाख का भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन सिस्टम का ट्रायल यानी परीक्षण लंबित रहने के चलते इस सिस्टम को चालू नहीं किया जा सका। तो ऐसा सीसीटीवी सिस्टम लगाने की क्या जरूरत थी जिसने काम ही नहीं किया? 2021 में ये सिस्टम लगा और मई 2023 तक बसों में ये प्रणाली पूरी तरह से चालू नहीं हो पाई, यानी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए 2021 में, ठेकेदारों को तुरंत पैसे का भुगतान कर दिया गया, लेकिन मई 2023 तक पूरे 2 साल तक ये सिस्टम चालू ही नहीं हो पाया। इस देरी का कारण क्या था? क्या इस सवाल का जवाब आम आदमी पार्टी के उस वक्त जो परिवहन मंत्री रहे हैं, क्या वो इस सवाल का जवाब देंगे? सिस्टम चालू नहीं होने की सूरत में पैसे ठेकेदारों को क्यों दिए गए, किसके कहने पर दिए गए? अमूमन जब इस तरह के ठेके दिए जाते हैं किसी राज्य में तो ये भी तो आश्वासन लिया जाता है कि सिस्टम ठीक से काम करेगा, उसके बाद 50% भुगतान किया जाएगा। एक मुश्त कोई भी पूरा का पूरा पैसा ऐसे ठेकेदारों को नहीं देता है, लेकिन यहां पर जल्दबाजी किस बात की थी? सिस्टम चालू नहीं हुआ और तुरंत ठेकेदारों को 52 करोड़ 45 लाख का भुगतान कर दिया गया। यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या यहां पर भी कोई घोटाला हुआ? क्या इन ठेकेदारों में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के कुछ रिश्तेदार थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां पर भी आम आदमी पार्टी के रिश्तेदारों को ही रेवड़ियां बांटी हो केजरीवाल सरकार ने? और ये जो सीसीटीवी सिस्टम लगाए जाने का शोर मचाया था उस वक्त आम आदमी पार्टी ने, तब ये कहा गया था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में सीसीटीवी लगाना बहुत जरूरी है, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। तो भाई जिस सरकार को, केजरीवाल सरकार को महिलाओं की इतनी चिंता थी, उस सरकार ने ये ध्यान नहीं दिया कि ये सीसीटीवी जो है 2021 में लगाए गए और 2023 तक ये काम ही नहीं कर रहे थे और ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया। और फिर याद कीजिए,
आम आदमी पार्टी महिला सुरक्षा के नाम पर बसों में इन सीसीटीवी कैमरों को लगाने के साथ साथ पैनिक बटन लगाने का शगुफा लेकर भी आई थी। पैनिक बटन के नाम पर तो 5,500 करोड़ का घोटाला किया है केजरीवाल सरकार ने। वो पैनिक बटन जिसे बसों, ऑटो और टैक्सी में लगाने की कवायद इसलिए शुरू की गई थी ताकि अगर इमरजेंसी हो, महिलाओं को किसी तरह के खतरे का आभास हो, तो वो उस वक्त उस पैनिक बटन को दबाकर पुलिस को तत्काल अपनी मदद के लिए बुला सकती हैं। इसके लिए बस मालिकों से, ऑटो चालकों से और टैक्सी वालों से हर साल लाखों रुपए ऐंठे थे केजरीवाल सरकार ने। लेकिन जांच में पता ये चला था कि वो पैनिक बटन कभी काम ही नहीं किए। वो पैनिक बटन किसी पुलिस स्टेशन के साथ कनेक्टेड ही नहीं थे और कभी भी किसी इमरजेंसी में वो काम ही नहीं आए। यानी कि पुलिस के साथ कोई तालमेल नहीं था केजरीवाल सरकार का पैनिक बटन को लेकर। बस हवा में वो पैनिक बटन लगाए गए थे, उन्होंने कभी काम नहीं किया। लेकिन उससे फायदा ये हुआ कि उस वक्त आम आदमी पार्टी सरकार ने अपना खजाना भरा। बस मालिकों से, ऑटो मालिकों से, टैक्सी वालों से लाखों रुपए ऐंठे गए हर साल। लेकिन पैनिक बटन आप आज भी किसी टैक्सी में ट्रेवल करें तो देख सकते हैं लाल रंग का बटन वहां पर लगा है और उसको दबाकर देख लीजिएगा, वो काम नहीं करता है। ये था केजरीवाल सरकार का पैनिक बटन घोटाला। और इसी तरह से बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने का घोटाला भी हुआ है। उसी की तरफ तो कैग की रिपोर्ट में इशारा हुआ है। अब ये भी जांच का विषय है। और फिर कैग की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि निजी क्लस्टर बसों का प्रदर्शन डीटीसी से बेहतर रहा है। यानी कि सरकारी बसों की संख्या में तो कमी आती गई साल दर साल, लेकिन प्राइवेट हाथों में बसों का संचालन केजरीवाल सरकार ने दिया और उसकी एवज में भी अच्छी खासी मोटी रकम केजरीवाल एंड कंपनी को मिली होगी। क्लस्टर बसें डीटीसी की तुलना में अधिक कुशलता से चलाई जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डीटीसी को किराए में संशोधन करने यानी किराया तय करने का अधिकार तक नहीं है। 2009 के बाद से डीटीसी की बसों का किराया नहीं बढ़ाया गया और 2009 में भी शीला दीक्षित सरकार के समय ही डीटीसी का किराया बढ़ाया गया था। तो सवाल ही उठता है कि डीटीसी का किराया क्यों नहीं बढ़ाया गया? किस वर्ग को खुश करने के लिए केजरीवाल ने इतना बड़ा रिस्क उठाया डीटीसी के साथ? अगर आप किराया नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आमदनी कैसे होगी और ये जो बसों की मेंटेनेंस होती है इस पर पैसा कहां से खर्च होगा? दरअसल डीटीसी की निर्भरता राज्य सरकार की वित्तीय सहायता पर है। यानी कि राज्य सरकार से जो फंड आएगा उसी पर डीटीसी चलता है। कैग के मुताबिक वित्तीय प्रबंधन में भी गंभीर खामियां पाई गई हैं। यानी कि जो फंड सरकार से आया उसे कैसे कैसे खर्च किया गया, इसमें भी धांधली और गड़बड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक डीटीसी को परिवहन विभाग से 225 करोड़ 31 लाख रुपए की वसूली करनी थी, लेकिन वो वसूली नहीं कर पाई। सवाल फिर ये कि वसूली नहीं हो पाई या जानबूझकर किसी फायदे के लिए वसूली नहीं की गई या फिर कागजों पर ये वसूली नहीं दिखाई गई और इसकी एवज में कोई मोटी रकम लेकर इस मामले को रफा दफा कर दिया गया। क्या ऐसा भी हुआ है? यहां पर भी सीएजी की रिपोर्ट में एक और घोटाले की आशंका जताई गई है, क्योंकि यहां समझना जरूरी है कि डीटीसी घाटे में चल रहा है पिछले 10 साल से। जो यूनिट घाटे में चल रही है उसमें जहां जहां से पैसा आ सकता था उस पैसे को इकट्ठा करने की तरफ या उस पैसे को लेने की तरफ कोई काम ही नहीं किया गया डीटीसी की तरफ से या परिवहन मंत्रालय की तरफ से। ये बात किसी के गले कैसे उतर सकती है? और फिर यह भी खुलासा हुआ है कि डीटीसी की संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग और विज्ञापन से संभावित आय बढ़ाने का अवसर भी केजरीवाल सरकार ने गंवा दिया, क्योंकि डीटीसी की जो बसें चलती हैं उनके पीछे और दाएं बाएं अक्सर विज्ञापन लगाए जाते हैं, उससे भी आमदनी होती है। लेकिन याद कीजिए डीटीसी की जितनी भी बसें रही हैं उनके पीछे तो हमने अक्सर वही विज्ञापन देखे जिसमें अरविंद केजरीवाल का चेहरा होता था। तो जब अरविंद केजरीवाल के चेहरे वाले विज्ञापन डीटीसी की बसों के पीछे लगेंगे तो आप सोच सकते हैं कि उनसे कितनी आमदनी हुई होगी। आमदनी हुई होगी भी या नहीं, या फ्री फंड में केजरीवाल के विज्ञापन बसों के पीछे लगे होंगे। और फिर टैक्स में भी धांधली की तरफ इशारा किया है सीएजी ने। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि टैक्स मामलों में गड़बड़ी के चलते डीटीसी को 63 करोड़ 10 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा। मानव संसाधन प्रबंधन में भी कई खामियां सामने आई। 2013 में स्वीकृत स्टाफ पॉलिसी को अपडेट नहीं करने के चलते कई महत्वपूर्ण पद
अभी भी खाली पड़े हुए हैं डीटीसी में। वहीं अतिरिक्त कंडक्टरों को अन्य प्रशासनिक कार्यों में लगा दिया गया है। कैग ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को भी अपनी रिपोर्ट में कमजोर बताया है। आगे कैग ने अपनी रिपोर्ट में सीधे सीधे लिखा है कि डीटीसी में फैसले लेने की प्रक्रिया सुस्त है, समय पर फैसले नहीं लिए जाते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन हुआ? अरविंद केजरीवाल जो सीएम थे, या फिर उस वक्त जो परिवहन मंत्री थे कैलाश गहलोत, जो अब बीजेपी में आ गए हैं, चुनाव भी जीत गए बीजेपी के टिकट पर? उनकी भी तो जवाबदेही बनती है। बसों की खरीद में देरी, परिचालन में ढील, देनदारों से वसूली में लापरवाही देखी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि डीटीसी के पास वित्तीय स्थिति सुधारने की कोई ठोस योजना नहीं है। यह तो सबसे बड़ी कमजोरी है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि दूरदर्शिता की कमी है। उनके पास ऐसा रोड मैप ही नहीं था जिससे कि डीटीसी को घाटे से निकालकर एक मुनाफे वाली यूनिट बना पाते। यहां यह समझना भी जरूरी है कि केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए, या यूं कहा जाए कि महिलाओं में अपना एक वोट बैंक तैयार करने के लिए 2019 में भाई दूज के दिन दिल्ली की महिलाओं को एक तोहफा दिया था कि वो दिल्ली की बसों में मुफ्त में यात्रा कर सकती हैं। और पिछले साल नवंबर में अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा ट्वीट करके बताया था कि 150 करोड़ बार महिलाओं ने दिल्ली की बसों में सफर किया। सवाल ये उठता है कि जो यूनिट पहले से घाटे में चल रही थी, 150 करोड़ बार महिलाओं ने उन बसों में सफर किया, अगर उन महिलाओं से 5-5 रुपए भी वसूले जाते तो आप सोचिए कितनी कमाई कर सकती थी डीटीसी। पहले से घाटे में चल रही थी डीटीसी, ऊपर से उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने महिलाओं का वोट हासिल करने के लिए अतिरिक्त बोझ डाल दिया। अब यहां यह समझने की जरूरत है कि डीटीसी बसों में तो चलिए मुफ्त में महिलाओं ने यात्रा कर ली, लेकिन जो निजी क्लस्टर बसें हैं जो बेहतर तरीके से दिल्ली में काम कर रही हैं डीटीसी बसों के मुकाबले, तो ये जो 150 करोड़ बार महिलाओं ने पिंक टिकट लिया और यात्रा की, इसका फायदा किसको हुआ? क्लस्टर बसों को तो टिकट की एवज में केजरीवाल सरकार की तरफ से पैसा दिया गया होगा। और यहां पर यह भी हो सकता है कि कम महिलाओं ने यात्रा की हो, लेकिन ज्यादा महिलाओं ने यात्रा की पिंक टिकट पर, यह भी दिखाया गया हो कागजों में, और इसकी एवज में भी करोड़ों का चूना लगाया गया हो सरकारी खजाने को, और कुछ निजी क्लस्टर बसों के मालिकों को फायदा पहुंचाया गया हो, और इनडायरेक्टली वो फायदा आम आदमी पार्टी के नेताओं को हुआ हो। क्योंकि ये जो निजी क्लस्टर बसें हैं, ये किसकी हैं? कौन ऑपरेट कर रहा है? इसका लेखा जोखा भी तो कहीं पर होगा। आधे से ज्यादा तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की बसें चल रही होंगी दिल्ली में। यह भी एक घोटाला है पिंक टिकट के नाम पर। क्या सच में 150 करोड़ बार महिलाओं ने पिंक टिकट लिया दिल्ली की बसों में यात्रा करने के लिए, या इस आंकड़े को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया? तो कैग की रिपोर्ट में इशारे किए गए हैं कि बहुत सारे घोटाले डीटीसी में हुए हैं। अभी तो पेंडोरा बॉक्स खुलना शुरू हुआ है। कई घोटाले इंतजार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का। कहां तक अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं को पंजाब में जाकर छिपाते रहेंगे? कितने दिन तक बकरे की अम्मा खैर मनाएगी? एक ना एक दिन तो उसको कटना होगा। 2 सीएजी की रिपोर्ट्स पहली पीएसी के पास है, कभी भी एफआईआर दर्ज हो सकती है, कभी भी केजरीवाल को बुलावा आ सकता है, और अब तीसरी रिपोर्ट भी पीएसी की तरफ जाने की तैयारी में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा सहयोग दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम।